नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के विशाल स्नान कुंड के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो की गढ़ी के भीतर ये विशाल स्नान कुंड बना हुआ था, जो 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस स्नान कुंड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ बनाई हुई थी। दीवारों के दोनों ओर बड़ी सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक पक्की ईंटें लगाई गई थी और उनके बीच में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। कुंड की फर्श में खड़ी ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर इस ढंग से किया गया था कि उनके बीच में किसी प्रकार की दरार नहीं रहे, जिससे पानी का रिसाव हो। फर्श एवं दीवारों को की जो जुड़ाई है वो खड़िया मिट्टी से की गई और नमी से बचाव के लिए बाहर जो है वो दीवारों पर राल का मोटा 1 इंच का प्लास्टर चढ़ाया हुआ था। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उत्तर की सीढ़ियों के समीप एक चबूतरा है। कुंड के फर्श का ढलाव दक्षिण से पश्चिम की ओर उसी दिशा में पानी की निकालने की मोरी जो है वो बनी हुई थी। समय समय पर सफाई के लिए कुंड का गंदा पानी इसी मोरी के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे कुंड साफ सुथरा रहे। इसके अतिरिक्त कुंड के चारों ओर बरामदे बने हुए थे और उनके पीछे अनेक छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। एक कमरे में एक कुआं मिल रहा है। संभवतः इसी कुएं के जल से स्नान कुंड को भरा जाता होगा। कुंड के उत्तर की ओर एक मार्ग था, जिसके दोनों ओर कुछ कमरे, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1.5 फीट तथा चौड़ाई 6 फीट थी, बने थे। इन कमरों की दीवार एवं फर्श पर सावधानी के साथ ईंट चुनी गई थी। इन कमरों में छोटी छोटी नालियाँ बनी थी, जिनके द्वारा कमरों का पानी निकलकर बाहर की बड़ी नाली में चला जाता था। इन कमरों के दरवाजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में खुलते थे। इस स्नानागार की पूरी व्यवस्था उस युग के निवासियों की उच्च स्तरीय जीवन की झलक प्रदान करती है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये स्नानागार धार्मिक अवसरों पर पुजारियों अथवा शासक वर्ग के विशेष समारोहपूर्ण स्नान के उपयोग में आता रहा होगा। इस स्नानागार के आधार पर हम ये कल्पना कर सकते हैं कि आधुनिक हिंदी धर्म की हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में भी पवित्र स्नान का विशेष महत्व रहा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट भवन जो है वो भी सिंधु सभ्यता में मिले, जैसे विशाल स्नान कुंड के समीप कुछ अन्य विशाल भवनों के अवशेष भी मिले। जैसे कुंड के पश्चिम की ओर एक भवन बना था, जो शायद कोष्ठागार था। अपने मूल रूप में यह भवन 150 मीटर लंबा और 75 फीट चौड़ा था, जिसे बाद में और आगे बढ़ा दिया गया। इस भंडार गृह के निर्माण में बड़े बड़े सुदृढ़ लट्ठों का प्रयोग किया गया था। इसकी दीवारें भी बहुत मजबूत थी। कोष्ठागार के भीतर वायु प्रवेश की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इसके दक्षिण की ओर ईंटों का बना एक चबूतरा था, जिसकी सहायता से माल रखा और निकाला जाता था। कुंड के उत्तर पूर्व में 230 फीट लंबे तथा 78 फीट चौड़े एक अन्य भवन के अवशेष मिले हैं, जिसकी बाहरी दीवारें 6.25 फीट चौड़ी है। इस भवन के भीतर 32 वर्ग फीट का एक आंगन था। इस भवन में अनेक कमरे, बरामदे तथा स्नानागार बने हुए थे। विद्वानों का यह अनुमान है कि यह भवन किसी उच्च अधिकारी या राज्य अधिकारी या धर्माध्यक्ष का निवास स्थान रहा होगा। कुंड के समीप 80 फीट की एक अन्य भवन के अवशेष मिले हैं। इस भवन की छत स्तंभों के ऊपर टिकी थी। ये स्तंभ संख्या में 20 से अधिक थे। फर्श पर अनेक चौकियाँ एवं बेंच पड़ी हुई थी। संभवतः ये भवन किसी सामूहिक कार्य के लिए बनाया गया था। अर्नेस्ट मैके महोदय का विचार है कि भवन में बाजार लगता था। इसके विपरीत दीक्षित महोदय का मानना है कि इस स्थान पर धर्म चर्चा करते होंगे। इस काल के वास्तुकारों की भवन निर्माण शैली की लगभग सभी विद्वानों ने काफ़ी प्रशंसा की है। इस काल में भवन निर्माण में ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है। भवनों का निर्माण सुदृढ़ नींव के आधार पर होता था। नींव प्राय कच्ची व टूटी फूटी ईंटों से भरी जाती थी। 2 मंजिल मकान की नींव अधिक गहरी चौड़ी होती थी। बाढ़ या सीलन से बचने के लिए मकान प्राय ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। ईंटों की जुड़ाई या चिनाई का कार्य मिट्टी के गारे से किया जाता था। कभी कभी इस कार्य के लिए खड़िया मिट्टी का भी काम में ली जाती थी। नमी को रोकने के लिए इन पर राल का प्लास्टर भी कर दिया जाता था। फर्श व छतों के निर्माण में सुविधानुसार मिट्टी व कच्ची या पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी या लकड़ी के परनाले बने होते थे। छतों से निकलकर पानी सड़क पर बनी नालियों में मिल जाता था।
अब है सिंधु सभ्यता में दूषित जल निकासी व्यवस्था क्या थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी और उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था इन्होंने भवन निर्माण के लिए कर रखी थी। तो जो दूषित जल होता था उसका निकास कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में दूषित जल को शहर से बाहर दूर ले जाने की बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी थी। सभी नगरों में नालियाँ या मोरियों का जाल बिछा हुआ था। मकानों से आने वाली नालियाँ तथा परनाले गली की नालियों से मिल जाते थे और गली की नालियाँ सहायक सड़कों की नालियों से मिल जाती थी और सहायक सड़कों की नालियाँ मुख्य मार्गों की बड़ी नालियों से मिल जाती थी। मुख्य मार्गों की नालियाँ मेहराबदार पुलियों से होती हुई नदी में जा मिलती थी। नालियाँ पक्की होती थी और उनके निर्माण में ईंटों, पत्थरों, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ईंटों तथा पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था। समय समय पर नालियों को साफ भी किया जाता था। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर शोषक कूप, सोक पिट भी बनाए गए थे ताकि कूड़े का पानी का बहाव न रुक सके। नालियों की ऐसी उत्तम व्यवस्था यूरोप के प्रमुख नगरों में भी 18वीं शताब्दी के आसपास विकसित हो पाई थी, जैसी सिंधु सभ्यता में उस समय हो चुकी थी। उत्तम सफाई व्यवस्था को देखकर इतिहासकार बासम महोदय का विचार है कि अनेक सुनियोजित गलियों एवं नालियों का विद्यमान होना ये स्पष्ट करता है कि यहाँ किसी नगरीय सरकार की अवश्य ही देखरेख रही होगी। वस्तुतः दूषित जल निकासी व्यवस्था उनके बुद्धि कौशल एवं मानसिक उत्थान की परिचायक थी। इस प्रकार उनकी विशाल स्नानागार कुंड और जल निकासी की व्यवस्था बहुत उत्तम और वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई थी।